नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का स्वागत है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजापुर से मिल रही एक महत्वपूर्ण खबर से। 8 नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। भैरमगढ़ गंगालूर एरिया के कमेटी के सदस्य सभी बताए जा रहे हैं। तो बीजापुर में 8 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। शासन की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन 8 नक्सलियों ने अब एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। तो आज के दिन भर की सबसे बड़े पॉलिटिकल अपडेट से आपको रूबरू करा दें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ अपने 5 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे को कैंसिल कर वो दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, तो उनका वही चित परिचित अंदाज सधा हुआ तुला नपातला जो उनका बयान होता है, उनके तहत कहा कि मीडिया इतनी एक्साइटेड क्यों है। जो भी फैसला लिया जाएगा उससे सबसे पहले रूबरू मीडिया को ही कराया जाएगा। इधर जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि इंदिरा जी के वो तीसरे बेटे की तरह थे, कोई सोच सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इधर सज्जन सिंह वर्मा उनके खाटी समर्थक, कट्टर समर्थक, वो कह रहे हैं कि जिधर कमलनाथ जाएंगे वो उधर शिफ्ट करेंगे। बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। खबरें हैं, निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? 40 बसंत मैंने उनके साथ काम किया है, तो ज़िंदगी के इस पखवाड़े में मैं कहीं अलग हटके जाऊं शायद संभव नहीं है। जिधर उनके कदम जाएंगे उस तरफ मेरे कदम भी उठेंगे। तो जिस तरफ कमलनाथ के कदम जाएंगे, सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं उनके पैर भी उधर आगे बढ़ेंगे। इधर दिल्ली जाने से पहले सांसद नकुलनाथ ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि जो काम छिंदवाड़ा के लिए कमलनाथ जी नहीं कर पाए हैं वो नकुलनाथ कर दिखाएंगे। आपने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद कमलनाथ जी को दिया, वही प्यार और वही आशीर्वाद मुझे भी देंगे कि मैं दोबारा छिंदवाड़ा को विकास की उस दिशा में ले जाऊं जो कमलनाथ जी ने भी आज तक नहीं किया। तो इधर कमलनाथ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कट्टर समर्थक सज्जन सिंह वर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। सुने आप। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सज्जन भैया जी। अलग अलग अफवाहें चल रही हैं बाजार में और अलग अलग तरह की अफवाहें चल रही हैं। क्या है इन अफवाहों का महत्व और क्या सही बात है? देखिए, अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही हैं और कमलनाथ जी उनके काम में लगे हुए हैं। अभी निर्णय कहीं कुछ भी नहीं है इस तरह का। उन्होंने कहा मैं कांग्रेसी हूँ, था और रहूँगा। मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए आदमी राजनीति करता, वहाँ पे जब चोट पड़ती तब आदमी के कदम दूसरे दे। ये आम राजनेताओं के लिए, पर्टिकुलर कमलनाथ जी के लिए। यदि वो बीजेपी में शामिल होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाते हैं, तो सज्जन सिंह वर्मा का क्या स्टैंड रहने वाला है? कि 40 बसंत मैंने उनके साथ काम किया है, तो ज़िंदगी के इस पखवाड़े में मैं कहीं अलग हटके जाऊं शायद संभव नहीं है। जिधर उनके कदम जाएंगे उस तरफ मेरे कदम भी उठेंगे। कितने दिन में यह निर्णय हो सकता है, कुछ अनुमान? ये तो कमलनाथ जी ने स्पष्ट मना किया कि अभी इस तरह का कोई निर्णय हुआ नहीं है। तो देखिए, हमारे साथ कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और सज्जन सिंह वर्मा का साफ कहना है कि जो कमलनाथ का निर्णय होगा वही निर्णय जो है वो उनका भी होगा और उसी के साथ जो कदम कमलनाथ की जिस दिशा में बढ़ेंगे उसी और उनके भी कदम बढ़ेंगे। तो कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को लेकर कांग्रेस के विधायक ओमकार मरकाम का भी अब बयान सामने आ चुका है। ओमकार मरकाम कह रहे हैं कि कमलनाथ जी अगर बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो अपना पक्ष स्पष्ट कर दें ताकि भ्रामक जानकारियों पर विराम लग सके। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक ओमकार मरकाम ने यह कहा है कि अगर कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं
तो अपना जो रुख है, अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर दें ताकि इन भ्रामक और निराधार खबरों पर विराम लग सके। निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई भ्रामक जानकारी है तो हम माननीय कमलनाथ जी से अनुरोध करते हैं कि आप आकर अपना इस विषय में स्पष्ट अपनी दिशा को लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो ये भ्रामक जानकारी फैल रही है उसमें विराम लगे। कमलनाथ और नकुलनाथ के साथ कांग्रेस के विधायक और महापौर जो हैं, मेयर हैं, उनकी भी बीजेपी में जाने की अटकलें अब लगाई जा रही हैं। ग्वालियर से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार कह रहे हैं कि न तो वो और ना ही शोभा सिकरवार कहीं जा रहे हैं। ये सब अफवाह है। इसके साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा है आप भी सुने एक बार। अफवाहें, आप अफवाहों पर भरोसा मत करो। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, महापौर भी कांग्रेस की है, कांग्रेस में हमारी निष्ठा है, कांग्रेस के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अगर कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, क्या परिस्थिति है और इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दबाव है, क्या ईडी का दबाव है, क्या सीबीआई का दबाव है, किसका दबाव है, आईटी का दबाव है, क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे में क्यों फंस रहे हैं? क्योंकि वो जो मकड़ जाल है, मकड़ जाल में फंसना नहीं चाहिए। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की अटकलों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और मौजूदा पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी रिएक्शन दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा है कि परिवार से कोई भी अलग होता है तो फर्क जरूर पड़ता है, कभी कभी फायदा भी होता है। संयोग से कमलनाथ जी से कल ही उनकी बात हुई है। कमलनाथ पर उनकी टिप्पणी अभी फिलहाल उचित नहीं है। आगे क्या टीएस सिंहदेव कांग्रेस छोड़ेंगे, जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो इसका जवाब देते हुए टीएस बाबा ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी कभी नहीं छोड़ूंगा, राजनीति के अंतिम वक्त तक मैं कांग्रेस में ही रहूंगा। जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कमलनाथ पार्टी छोड़ेंगे। किसी के भी जाने से परिवार से कोई भी अलग होता है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, कभी कभी फायदा होता है। मेरे माता पिता के संपर्क में रहे तो मेरे से काफ़ी सीनियर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। ऑलवेज आपको लेकर ये रहा कि आप भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। मैं क्या कहूँ, क्योंकि इतने बार कह चुका हूँ लेकिन फिर भी असर नहीं हो रहा मेरी बात का कहीं पर वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। मैं कभी बीजेपी में तो प्रश्न ही नहीं उठता, किसी भी दल में जाने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस को छोड़े, मैं राजनीतिक दल से अपने जीवन काल में अगर जुड़ा रहूंगा तो कांग्रेस ही रहेगी। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, सेंट्रल में मिनिस्टर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए कोई ऐसा निर्णय लेंगे। इधर ग्वालियर चंबल में कांग्रेस संगठन में बड़ी खलबली देखने को मिल रही है। करीब एक सप्ताह पहले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 5 पार्षदों को बीजेपी में शामिल करवा दिया था। उस दौरान कहा जा रहा था कि अब अगला टारगेट महापौर हैं। महापौर शोभा सिकरवार को अल्पमत में लाने के लिए और पार्षदों को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। पार्षदों के दल बदल के बाद से अब कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। शनिवार को कांग्रेस की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस बैठक में मेयर, विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और पार्षद शामिल हुए थे। 3 घंटे तक मीटिंग चली और मीटिंग में पार्षदों ने संगठन के पदाधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। पार्षदों ने कहा है कि संगठन में उनकी उपेक्षा हो रही है। हालांकि मेयर और कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं इस बैठक को सामान्य रूटीन बैठक बता रहे हैं। हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो यात्रा पे आ रहे हैं उनको लेकर ये बैठक रखी गई है और बजट को लेकर भी रखी गई है और उसी उपलक्ष्य में सारे पार्षद यहाँ एकत्रित हुए थे और उसी पे चर्चा हुई है। नहीं, आने वाले पार्षद जो चले गए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम लोगों में कम्युनिकेशन गैप था, उसी गैप को पूरा कर दिया आज बैठक हुई। इधर बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयारी उसकी शुरू हो चुकी है। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस कार्यक्रम में आज पीएम मोदी भी शामिल हुए।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शॉल पहनाकर पीएम का स्वागत किया। पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे, 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना होगा, बीजेपी के पिछले 10 साल के काम का भी प्रचार करना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा है और बीजेपी की 17 प्रदेशों में सरकार है। हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ जीता है, इस बार बंगाल भी जीतेंगे। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिवेशन में मोदी की गारंटी पर राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है। आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। एक तरफ बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन कर तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव की, तो इस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी की इस बैठक पर तंज कसा है। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी का अधिवेशन राहुल गांधी को रोकने को लेकर है। न्याय यात्रा से बीजेपी डरी हुई है, इस बार अमित शाह की रणनीति काम नहीं आने वाली। जबकि टीएस सिंहदेव ने कहा कि मोदी की गारंटी पर काम हुआ नहीं है, सभी गारंटी केवल प्रचार में है। सच्चाई देखने के लिए एक आईना सामने रखना भी चाहिए। नहीं चलने वाला है। माननीय राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा से डरकर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अधिवेशन का आयोजित कर रही है, ताकि राहुल गांधी को जो देश में निकल पड़े हैं उनके देश की जनता के मुद्दों को लेकर, उससे डरकर इस तरह का अधिवेशन आयोजित किए भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए, ताकि राहुल गांधी जी को कैसे रोका जा सके। मोदी जी की गारंटी को तो देखिए, जितना प्रचार के माध्यम से आप घुमा लें चला लें उतना है। सच्चाई देखना है तो एक आईना भी सामने रखना चाहिए। 400 का देखिए ना, कहां से आएगी, मेरे को आप समझाओ। इधर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। प्रदेश में अब तक 62 लाख से अधिक फॉर्म भरे जा चुके हैं। 20 फरवरी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इसी बीच कांग्रेस ने फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं मौजूद हैं। 75 लाख से अधिक फॉर्म भरने का दावा तो बीजेपी चुनाव से पहले ही कर चुकी थी। ऐसे में बाकी महिलाओं के फॉर्म भरने के लिए तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। और प्रदेश की लगभग सारी माताओं ने भारतीय जनता पार्टी के महतारी वंदन योजना के अनुसार उनके पक्ष में मतदान किया था। अब जब सरकार में आ गए हैं तो तमाम तरीके के अवरोधों को बंद करके छत्तीसगढ़ की हर विवाहित महिला को महतारी वंदन का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि महतारी वंदन के फॉर्म को भरने की तिथि भी आगे बढ़ाई जाए। कांग्रेस पार्टी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर बहन, हर माँ के प्रति भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। चिंताएं, हम इस योजना को अच्छे से लागू हो इसकी चिंता करेंगे। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत है। भिलाई की सुंदर विहार कॉलोनी के रहवासी पिछले 4 दिनों से खराब सड़क को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को रहवासियों ने भीख मांगकर एक अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान रहवासियों ने कहा कि निगम के पास तो फंड है नहीं, सरकार पैसे भेज नहीं रही है, जिसे चलते अब वो भीख मांगकर सड़क बनाने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। पिछले साल भी रहवासियों ने आंदोलन किया था। टेंडर भी जारी किया गया था निगम ने इसके लिए, लेकिन 33 लाख का टेंडर होने के बावजूद काम शुरू नहीं हो पाया। एक बार फिर से कॉलोनी के लोग पिछले 4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राहगीरों से जो गुजर रहे हैं वहां से लोग उनसे भीख मांगकर सड़क बनाने के लिए फंड इकट्ठा किया जा रहा है। रायगढ़ शहर में ट्रस्टों से संपत्ति कर वसूलने का मामला अब 2 साल बाद भी धरातल में उतर नहीं पाया है, जिससे निगम को करोड़ों के टैक्स की हानि हो रही है। दरअसल शहर में तकरीबन 25 धर्मादा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं। इन ट्रस्टों से 4000 से अधिक आवास प्राइम लोकेशन पर बेशकीमती जमीनें और भवन हैं। नियत धर्मादा भवनों को संपत्ति कर में छूट मिलती है, लिहाजा ट्रस्ट इसी का फायदा उठाकर भवनों का न सिर्फ दुकानों और शॉपिंग मॉल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं,
बल्कि रेंट पर देकर लाखों रुपए का किराया भी वसूल रहे हैं। नगर निगम ने ट्रस्टों की संपत्ति के सर्वे करने की योजना बनाई थी, लेकिन 2 साल बाद भी अब तक सर्वे हो नहीं पाया है। नगर निगम ही नहीं, इसको तो सरकार को भी जांच के दायरे में ला करके, और जो भी इनसे बन पड़े, जो व्यवसायी का इनका जो उपयोग हो रहा है उसका वसूली होनी चाहिए, उसकी जांच भी हो, और उसमें जो भी लोग हों उनसे पूरे कर की वसूली होनी चाहिए। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ट्रस्ट बनाकर उनका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे संपत्ति कर न लगे। ऐसे में संपत्ति कर आरोपित न होने की वजह से राजस्व की हानि हो रही है नगर निगम को, राज्य सरकार को। बहुत ही जल्द इन ट्रस्ट के जो भवन है और दुकानें उनको सर्वे किया जाएगा और उनको संपत्ति टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। इस निश्चित तौर पर इसमें नगर निगम बहुत ही गंभीर है और वो बहुत ही जल्द मोहरीर लोगों से इसमें सर्वे कराकर उनको संपत्ति कर के दायरे में लाएगा, जिससे नगर निगम में टैक्स की वृद्धि होगी और नगर निगम में आय की वृद्धि होगी। बिलासपुर में विस्तार के बाद नगर निगम से जुड़े ग्रामीण इलाकों में अवैध प्लॉटिंग का जो खेल है ये शुरू हो चुका है। भूमाफिया जमीन मालिकों को मोटी रकम कमाने का लालच देकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले मोपका, चिल्हाटी, बहतराई, सरकंडा, घुरू, अमेरी और मंगला इलाके में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सैकड़ों एकड़ जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर खरीदी बिक्री का खेल जारी है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। राजस्व, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। करीब 300 भूमाफिया और प्रॉपर्टी डीलर प्रशासन के रडार में फिलहाल हैं। इसमें लगभग 296 केसेस आए हैं। इसके बाद एक एक करके अब हम लोग उसमें धीरे धीरे क्लियर करना चालू किए हैं, ताकि ये जब शहर के नए इलाके हैं, जहाँ पे नए जो ग्रामीण इलाके थे, जो नए शहर के पार्ट बने हैं, जहाँ पे जब कॉलोनियां बन रही हैं, अवैध कॉलोनियां, तो मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं दे पाएंगी। अभी 3 दिन में लगभग 60-70 एकड़ हमने खाली कराया है एवं बाकी सारे जो अवैध प्लॉटिंग मिले हैं सबको नोटिस दिया गया है एवं जितना हो पाए हम लोग इसमें से सक्रिय कार्रवाई करते हैं। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों को हल्के में लेना प्रदेश के 18 यूनिवर्सिटीज को भारी पड़ रहा है। विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने पर यूजीसी ने प्रदेश की 18 यूनिवर्सिटीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों को अनुदान देकर उन्हें रेगुलेट करने वाले यूजीसी ने अप्रैल 2023 में एक बड़ा फैसला लिया था। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया था कि वो छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई और निराकरण के लिए अपने विश्वविद्यालयों में लोकपाल की नियुक्ति करे, लेकिन ज्यादातर विश्वविद्यालयों ने यूजीसी के इस निर्देश का पालन नहीं किया। लोकपालों की नियुक्ति न होने से छात्र बदस्तूर परेशान हैं और छात्र नेता विश्वविद्यालयों की मनमानी पर सवाल उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स को शिकायत कुलपति से ही है, यूनिवर्सिटी के पूरे मैनेजमेंट से ही है, तो वो अपनी शिकायत आखिर करेगा तो लोकपाल से करेगा। लेकिन जब लोकपाल ही मौजूद नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ बेलगाम हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। इस विरोधाभास पर यूजीसी ने सख्ती दिखाई है। यूजीसी ने लोकपाल की नियुक्ति न करने पर प्रदेश के 18 विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। इनमें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ विश्वविद्यालय जबलपुर, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस इंदौर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट, माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भोपाल, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर, पंडित SN शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल, राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स विश्वविद्यालय ग्वालियर, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडेक्स स्टडीज भोपाल शामिल है। हालांकि यूजीसी की सख्ती के मद्देनजर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने तो लोकपाल की कागजी नियुक्ति कर दी है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में न तो लोकपाल की नियुक्ति हुई, न ही छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई शुरू हुई। हालांकि अब प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों की कमियां दूर करने की बात कह रहे हैं। देखिए, यूजीसी के कुछ वो होते हैं ना, उसके अनुसार सबको पालन करना होता है।
थोड़ी बहुत कमी पर भी वो इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। हम एक एक यूनिवर्सिटी के साथ समीक्षा करते हुए जो कमी है उसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। अब यूजीसी की सख्ती के बाद देखना होगा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय कब तक लोकपालों की नियुक्ति करते हैं। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। दमोह के पथरिया में संचालित गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण का जो मामला है यह वहां पर तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन IBC 24 की खबर का वहां पर बड़ा असर देखने को मिला है। इस खुलासे के बाद बाल आयोग की टीम ने स्कूल पहुंचे और जांच की। 4 बच्चों के धर्म परिवर्तन का खुलासा इसमें हुआ है और खुलासे के बाद से प्रबंधन समेत स्कूल का स्टाफ फरार है, तलाश की जा रही है उनकी। बता दें कि गुड शेफर्ड स्कूल में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। स्कूल प्रबंधन ने आनन फानन में स्कूल बंद करा दिया, स्टाफ के साथ मौके से फरार हो गए हैं। मामले में संज्ञान लेते हुए राज्य बाल आयोग की टीम पथरिया पहुंची, स्कूल की जांच की। स्कूल से बाइबल के साथ स्कूल की सिलेबस की किताबें ये भी मिली है। मेरे बच्चों ने मुझे घर आके बताया है कि मेरे टीचर सिखाते हैं कि आपके जो भगवान हैं, आपकी माताएं हैं, उनका शेर भी तो मांस खाता है, आप लोग मांस क्यों नहीं खाते। मैंने प्रिंसिपल से शिकायत की थी इस बार में की, तो उन्होंने उस सर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए बोला था मुझे। कुछ एक बाइबल की बुक मिली है, कुछ मॉरल एजुकेशन की जो बुक्स थी वो मिली है। बच्चों से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं, पर्टिकुलर जिसने आरोप लगाया था कि हमारा धर्मांतरण हुआ है, वो सब रिकॉर्ड हमने जब्त कराया है। एजुकेशन विभाग ने रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।